गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ रहे हैं। चैप्टर 1 का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है मोड ऑफ प्रोमुलगेशन, यानी कि संविधान को प्रचलन में लाने का तरीका। संविधान को प्रचलन में लाने का तरीका, मोड ऑफ प्रोमुलगेशन। दिस refers to how a constitution comes into being, who crafted the constitutions and how much authority did they have. In many countries, constitutions remains defunct because they are crafted by military leaders or leaders who are not popular and do not have the ability to carry the people with them. अब देखिए, विश्व के अनेक देशों में संविधान है और कई देशों ने अपने संविधान को कई बार बदला है। क्यों बदला है? क्योंकि वो संविधान सक्सेसफुल नहीं, वो कॉन्स्टिट्यूशन सक्सेसफुली नहीं हो पाया, इसीलिए उसे पूरी तरह से बदलने की जरूरत आ पड़ी। कुछ देशों के संविधान जैसे कि भारत, साउथ अफ्रीका और अमेरिका के संविधान विश्व के सबसे सफल संविधान माने जाते हैं, यानी कि सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन माने जाते हैं। पर बहुत और भी देश हैं जिन्होंने अपने संविधान को कई बार चेंज किया। उसका कारण ये है कि संविधान निर्माण किसने किया? या तो मिलिट्री लीडर्स ने किया, या वो लीडर्स तो पॉपुलर नहीं थे, या वो लीडर ऐसे लोग जो समाज को अपने साथ लेकर नहीं चल पाए। अगर ऐसे लोगों के हाथों से संविधान का निर्माण हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण हुआ है, तो ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाया। तो हम इसमें ऐसे ही पढ़ेंगे, इस टॉपिक में यही पढ़ना है कि एक कॉन्स्टिट्यूशन को सक्सेसफुल कौन बनाता है और वो अनसक्सेसफुल कैसे रह जाता है। अगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण ऐसे लोगों ने किया है जो समाज को अच्छे से जानते हैं, समाज हमारे सोसाइटी के रिक्वायरमेंट को जानते हैं, समाज को साथ लेके चलना वो जानते हैं और वो लीडर काफ़ी पॉपुलर हैं, लोकप्रिय हैं, तो ऐसे लोगों द्वारा बनाया गया जो कॉन्स्टिट्यूशन है लंबे समय तक चलने की संभावना होती है। और मिलिट्री रूलर या ऐसे अनपॉपुलर लीडर जो समाज को साथ लेके नहीं चल पाते, ऐसे लोगों द्वारा बनाया गया जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके लंबे समय तक चलने की संभावना नहीं रहती है। The most successful constitutions like India, South Africa and the United States are constitutions which were created in the aftermath of popular national movement. Although India's constitution was formally created by Constituent Assembly between December 1946 and November 1949, it drew upon a long history of the nationalist movement that had a remarkable ability to take along different sections of the Indian society together. The constitution drew enormous legitimacy from the fact that it was drawn up by the peoples who enjoyed immense public credibility. अब क्या पढ़ा हमने इसमें पढ़ा कि कोई संविधान सक्सेसफुल तभी होता है जब हमें वो अस्तित्व में आया ही कैसे, वो बना कैसे, किन हालातों में वो बना, किसने उसे बनाया, है ना। इन सब चीज़ें ही हमारे संविधान को सक्सेसफुल बनाती हैं। जैसे संविधान कैसे अस्तित्व में आया, किसने संविधान को बनाया, उसको बनाने की शक्ति किसने दी उन्हें। अनेक देशों में संविधान इसलिए निष्प्रभावी या असफल हो गए क्योंकि वे सैनिक शासकों या ऐसे अलोकप्रिय नेताओं के द्वारा बनाए जाते हैं जिनके पास लोगों को अपने साथ लेकर चलने की क्षमता नहीं होती है। विश्व के सर्वाधिक सफल संविधान भारत का, दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका का माना जाता है। ये ऐसे संविधान के उदाहरण हैं जिन्हें एक सफल राष्ट्रीय आंदोलन के बाद बनाया था। जैसे भारत का संविधान एक राष्ट्रीय आंदोलन जो स्वतंत्रता संग्राम हमारा राष्ट्रीय आंदोलन था उसके बाद निर्माण हुआ था, और इसे बनाने वाले हमारे जो नेता थे वो थे जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में अपनी अहम भूमिका निभाई। यद्यपि भारतीय संविधान को औपचारिक रूप से एक संविधान सभा द्वारा दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के मध्य बनाया गया, पर ऐसा करने में उसने राष्ट्रीय आंदोलन के एक लंबे इतिहास से काफ़ी प्रेरणा ली। यानी कि हमारे संविधान निर्माता थे वो स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने लंबे संघर्ष किया देश को आज़ादी दिलाने के लिए, और उन्हें ये संविधान बनाने में, संविधान में जो प्रोविजंस रखे गए उनकी प्रेरणा उन्हें राष्ट्रीय आंदोलन से ही प्राप्त हुई। राष्ट्रीय आंदोलन में समाज के सभी वर्गों को एक साथ लेकर चलने की विलक्षण क्षमता थी। आप जानते हैं कि हमारे देश के राष्ट्रीय आंदोलन में समाज के सभी वर्गों ने पार्टिसिपेट किया था। संविधान को भारी वैधता मिली क्योंकि उसे ऐसे लोगों ने बनाया था जिसने समाज का अटूट विश्वास था
और जिसके पास समाज के विभिन्न वर्गों से सीधा संवाद करने और उनका सम्मान प्राप्त करने की क्षमता थी। संविधान निर्माता लोगों को ये समझाने में सफल रहे कि संविधान का मतलब केवल अपनी शक्तियों को बढ़ाने का साधन नहीं, यानी कि संविधान उनकी व्यक्तिगत संपत्ति को बढ़ाने का साधन नहीं है। यही कारण है कि संविधान को भारी मात्रा में सफलता वैधता मिली। संविधान का अंतिम प्रारूप उस समय की व्यापक राष्ट्रीय आम सहमति को व्यक्त करता है। तो भारतीय संविधान बने बहुत साल हो गए बेटा, और आज तक भी हमें संविधान में छोटे मोटे अमेंडमेंट होते रहते हैं, पर संविधान को पूरी तरह से बदलने की जरूरत कभी भी नहीं पड़ी। It was drawn up by the people who enjoyed immense public credibility, who had the capacity to negotiate and command the respect of a wide cross-section of society, and who were able to convince the people that the Constitution was not an instrument for the aggrandizement of their personal power, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन केवल वो साधन नहीं है जो उन कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए वो साधन नहीं कि हम उससे केवल अपने पर्सनल पावर को डेवलप कर सकें। ये तो पूरी सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए बनाया गया कॉन्स्टिट्यूशन। द फाइनल डॉक्यूमेंट रिफ्लेक्टेड द ब्रॉड नेशनल consensus at that time. Some countries have subjected their constitutions to full-fledged referendum where all the peoples voted on the desirability of a constitution. The Indian constitution was never subject to such a referendum, but nevertheless carried enormous public authority because it had the consensus and backing of leaders who were themselves popular, although the constitution itself was not subjected to a referendum. The people adopted it as their own by abiding by its provisions. Therefore, the authority of peoples who enact the constitution helps determine in parts its prospects for success. क्या पढ़ा हमने इसमें ये पढ़ा कि कुछ देशों के जैसे संविधान बनाने के बाद कुछ देशों में संविधान बनाने के बाद उन्होंने क्या किया, संविधान बनाने के बाद जनमत संग्रह कराया गया, यानी जनता से उनकी राय मांगी गई कि इस संविधान के पक्ष और विपक्ष में राय दीजिए। तो संविधान के पक्ष विपक्ष में राय दी गई, पर भारत के संविधान निर्माण के बाद जनता से ऐसी कोई राय नहीं ली गई कि जनता से जनमत संग्रह कराया गया हो या जनता से पूछा गया हो कि आपको ये संविधान एक्सेप्टेड है या नहीं है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमारे संविधान निर्माण किसने किया? वो भारत के लोकप्रिय नेताओं ने किया, लेकिन इसे लोगों की ओर से प्रबल शक्ति प्राप्त थी क्योंकि बहुत ही लोकप्रिय नेताओं की सहमति और समर्थन पर आधारित हमारा संविधान था। और संविधान बनाने वालों का प्रभाव एक हद तक संविधान की सफलता की संभावना सुनिश्चित करता है, यानी कि संविधान किसने बनाया है उस पर भी डिपेंड करता है कि आपका बनाया हुआ संविधान सफल रह पाएगा या नहीं रह पाएगा। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द सब्सटेंटिव प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। It is the hallmark of successful constitution that it gives everyone in society some reasons to go along with its provisions. A constitution for instance, allowed permanent majorities to oppress minorities groups within society would give minorities no reasons to go along with the provisions of constitution. Or the constitution that systematically privileged some members at the expense of others, or that systematically entrenched the power of small groups in society, would increase to command allegiance if any group feels their identity is being stifled, they will have no reasons to abide by constitution. No constitution by itself achieves perfect justice, but it has to convince peoples that it provides the framework for pursuing basic justice. अब हम जैसे देखते हैं हमारी सोसाइटी में, जैसे इंडियन सोसाइटी में हिंदूज मेजोरिटीज रहे और बाकी जो है मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, ज्यूज जो है माइनॉरिटीज में आते हैं। अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा बना
जिसमें मेजोरिटी को ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है और माइनॉरिटीज़ को उसमें ज़्यादा अधिकार नहीं मिले, तो ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन माइनॉरिटीज़ मानने से इनकार कर देंगे। अगर हम देखते हैं कि श्रीलंका का जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था फ्रीडम के बाद, तो वहाँ पर श्रीलंका के कॉन्स्टिट्यूशन में आपने देखा कि जो वहाँ पर जो मेजोरिटीज़ में सिंगला पीपल्स थे, सिंगला पीपल के अधिकारों का ज़्यादा ख्याल रखा गया, उनके लैंग्वेज, उनके कल्चर, उनके धर्म का ज़्यादा ख्याल रखा गया, उनके डेवलपमेंट का ज़्यादा ख्याल रखा गया, जिसकी वजह से तमिल लोगों ने उस कॉन्स्टिट्यूशन को बिल्कुल रिजेक्ट कर लिया और काफ़ी लंबे समय तक श्रीलंका सिविल वार गृहयुद्ध के चपेट में रहा। तो वो कॉन्स्टिट्यूशन ज़्यादा एक्सेप्टेबल होता है जिसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन अपने समाज में रहने वाले मेजोरिटी के साथ साथ माइनॉरिटी की सुरक्षा का भी ख्याल रखे। तो हमने इसमें क्या पढ़ा बच्चों? एक सफल संविधान की ये विशेषता है कि वो प्रत्येक व्यक्ति को संविधान के प्रावधानों को आदर करने का कोई न कोई कारण अवश्य दें। संविधान को हम तभी, संविधान को रेस्पेक्ट करना या उससे एक्सेप्ट हम तभी करते हैं जब हमें कोई न कोई उसे एक्सेप्ट करने का कोई कारण मिले, उसे रेस्पेक्ट करने का, उसे एक्सेप्ट करने का कोई न कोई उसमें कारण मिले। उदाहरण के लिए, जिस संविधान में बहुसंख्यकों को यानी कि मेजोरिटी को समाज के अल्पसंख्यक समूह का उत्पीड़न करने का अनुमति दे, अगर संविधान ऐसा बना हो कि मेजोरिटी के लोग, संविधान इस तरह का बना हो कि संविधान मेजोरिटी को अधिकार दे रहा है कि वो माइनॉरिटीज को सता सकता है या उनका लाभ उठा सकता है, उनका फ़ायदा उठा सकता है, तो ऐसे संविधानों को अल्पसंख्यक एंड माइनॉरिटीज बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे, एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे। वहाँ अल्पसंख्यकों के पास कोई कारण नहीं होगा कि वे संविधान के प्रावधानों का आदर करें। कोई संविधान अन्य लोगों की तुलना में कुछ लोगों को ज़्यादा सुविधाएं देता है या सुनियोजित ढंग से समाज के छोटे छोटे समूह की शक्ति को और मजबूत करता है, तो उसे जनता की निष्ठा मिलनी बंद हो जाएगी। ठीक है, संविधान ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि मेजोरिटी को नुकसान पहुंच रहा है, और संविधान ऐसा भी नहीं होना चाहिए जो माइनॉरिटीज़ को नुकसान पहुंच रहा है। एक बैलेंस्ड अगर कॉन्स्टिट्यूशन बना है तो उसको सभी लोग पसंद करेंगे और अपनाएंगे। यदि कोई समूह महसूस करे कि उसकी पहचान को दबाया जा रहा है, तो उसके पास संविधान को मानने का कोई कारण नहीं होगा। हमारे पास बहुत क्लियर एग्जाम्पल है श्रीलंका का, जहाँ पर तमिल लोगों ने बिल्कुल ही उस कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि उनकी पहचान, उनका कल्चर, उनके धर्म को पूरी तरह से दबाया जा रहा था, जो आपने 10th क्लास में भी पावर शेयरिंग वाले चैप्टर में पढ़ा है। कोई भी संविधान खुद से न्याय के आदर्श स्वरूप की स्थापना नहीं कर सकता, लेकिन उसे लोगों को विश्वास दिलाना पड़ता है कि वह बुनियादी न्याय को प्राप्त करने के लिए ढांचा उपलब्ध कराते हैं। तो संविधान ऐसा होना चाहिए जहाँ ना माइनॉरिटी को नुकसान हो, ना मेजोरिटी को नुकसान हो, और हम सबको न्याय मिले। सोसाइटी में रहने वाले हर एक पर्सन को अगर न्याय मिल रहा है तो ही वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक्सेप्टेबल होगा और सक्सेसफुल होगा। Do this thought experiment. Ask yourself these questions. What would be the content of some basic rules in the society such that they gave everyone a reasons to go along with them? अब हमारे मन में एक क्वेश्चन आया कि वो कौन से बेसिक रूल हैं जो सब एक्सेप्ट करेंगे और जो है सोसाइटी में सबको जस्टिस मिलेगा। द मोर अ कॉन्स्टिट्यूशन प्रिजर्व्स द फ्रीडम एंड इक्वालिटी ऑफ all its members, the more likely it is to succeed. But does the Indian Constitution, broadly speaking, gives everyone a reasons to go along with its broad outlines? After studying this book, one should be able to answer these questions in the affirmative. अब हमारे पास क्वेश्चन है कि समाज के बुनियादी नियम, ऐसे कौन से नियम हैं, समाज के कुछ बुनियादी नियमों में से ऐसी कौन सी चीज़ें होनी चाहिए जिससे सभी लोगों को उन्हें मानने का कारण मिले। कोई संविधान अपने सभी नागरिकों को स्वतंत्रता और समानता की जितनी अधिक सुरक्षा करता है, उसकी सफलता की संभावना उतनी ही बढ़ जाती है। यानी कहने का मतलब ये है कि कोई भी संविधान अपने नागरिकों की स्वतंत्रता और अगर समानता की रक्षा करता है तो उसकी सफल होने की संभावना उतनी ही बढ़ जाती है। मोटे तौर पर कहें तो अब भारतीय संविधान प्रत्येक नागरिक को ना एक ऐसा कारण देता है जिससे वो संविधान को
संविधान को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो हमने इस टॉपिक में ये पढ़ा, संविधान को ज़रूरी नहीं कि सभी देशों के संविधान सफल ही हों, कुछ देशों के संविधान काफ़ी सफल हैं, जैसे अमेरिका, भारत, साउथ अफ्रीका, इनके कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी सफल कॉन्स्टिट्यूशन माने जाते हैं। और दुनिया में ऐसे भी बहुत सारे देश हैं जिन्होंने काफ़ी बार अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना पड़ा। हम नेक्स्ट टॉपिक में नेपाल का एग्जाम्पल पढ़ेंगे जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन को बार बार बदलना पड़ा। कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्टेड लोगों के द्वारा क्यों नहीं होता, यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि उनको उसको बनाया किसने है, बनाया सैनिक सत्ता ने बनाया है, सैनिक शासन के दौरान वो बना है, या ऐसे लोगों ने बनाया है जो समाज के सभी लोगों को साथ लेके नहीं चल पाते हैं। तो संविधान के सफल होने की संभावना नहीं रहती है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिन्होंने बनाया था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने बनाया था, और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो मेंबर हैं पूरे इंडिया से इनडायरेक्टली इलेक्ट होके आए थे। इसमें लोगों ने वोट नहीं दिया था, डायरेक्ट इलेक्शन नहीं हुआ था। और हमारे इसमें जो लोग आए थे, जो नेता इसमें थे, जो मेंबर इसमें थे, वो मेंबर हमारे स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे, और वो समाज को एक साथ, उन्हें समाज की आकांक्षाएं पता थी, और उनके पास विरासती जो मोरल जो वैल्यूज़ थे वो स्वतंत्रता संग्राम के ही थे, जिसकी वजह से जिनको यूज़ करके एक सफल संविधान निर्माण किया गया। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। कल के टॉपिक में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, और कल हम नेपाल के संविधान के बारे में पढ़ेंगे कि नेपाल का संविधान इस तरह से बार बार क्यों बदलना पड़ा। थैंक यू स्टूडेंट्स।